हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई, एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में वंश बालकोनी में खड़ा अपनी ही सोच में गुम था कि तभी कोई आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। किसी के स्पर्श को महसूस कर वंश जैसे ही होश में आता है और पीछे मुड़कर देखता है जहां उसे बानी नजर आती है। वो बानी को देखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, जान आप पूछ गई। वंश को देखकर बानी कहती है, हाँ क्या वंश आप ठीक है। बानी की बात सुनकर वंश वैसे ही हल्की मुस्कुराहट के साथ बानी को जवाब देते हुए कहता है, हाँ जान क्या हुआ। बानी वंश की आंखों में देख रही थी जिसमें उसे कुछ और ही दिख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वंश उससे कुछ छुपा रहा है। बानी यूं ही वंश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं। बानी की बात सुनकर वंश हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बानी अचानक इस तरह का सवाल उससे क्यों कर रही है। फिर भी वो खुद को शांत रखता है और बानी को जवाब देते हुए कहता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। वंश की बात सुनकर बानी वंश की आंखों में देखते हुए कहती है, क्योंकि आपने मुझे सिखाया और बताया है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और उसे अपना मानते हैं तो हमें उससे हर बात बतानी चाहिए, ना कि छुपानी चाहिए। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, हाँ जान, पर मैंने आपको हर बात बताई है तो आप फिर ऐसा क्यों कह रही हैं। वंश की बात सुनकर बानी कहती है, वंश क्या मैं आपको कोई बच्ची नजर आती हूँ। आपको पता है मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ और आपको देख रही हूँ, लेकिन आप तो जैसे होश में ही नहीं थे। वंश अब आप अकेले नहीं हैं, मैं हूँ आपके साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको यूँ अकेले कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आप बेशक अपने मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन आपकी ये आंखें झूठ नहीं बोलती और इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं। बानी की ये बात सुनकर वंश को सब समझ आ जाता है कि बानी उससे क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रही है। वंश को बानी का खुद के लिए कंसर्न देख काफी खुशी होती है कि अब माही और अपने दोस्तों के अलावा उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की भी है जो उसके साथ उसके स्टेटस, पावर, पैसे की वजह से नहीं है, बल्कि वो उससे सच में अपना मानती है और उसकी केयर करती है और उससे प्यार करती है। वंश मुस्कुराते हुए बानी की तरफ झुकते हुए उसके दोनों गालों पर बारी बारी किस करता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहता है, सॉरी जान, आई प्रॉमिस कि आगे से मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वंश के इस तरह उसे किस करने से बानी का चेहरा लाल हो जाता है और वो वंश के गले लग जाती है। वंश उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से कहता है, तो जान अब आपने मुझे माफ कर दिया ना। वंश की बात सुनकर बानी उससे बिना अलग हुए कहती है, अब आप बताओ क्या बात है। बानी की बात सुनकर वंश थोड़ा उदासी से कहता है, मैं मॉम डैड को मिस कर रहा था, बस इसलिए। और इतना कहकर वंश अपनी बात को अधूरा छोड़ देता है। वंश की बात सुनकर बानी सब समझ जाती है। वो वंश की फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती थी क्योंकि इस समय दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। वंश ने बानी को एक दिन उसकी फैमिली के बारे में बताया था, इसलिए बानी को पता था कि वंश के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं है। वंश ने बानी को अपनी बहन यानी माही के बारे में भी बताया था। बानी कुछ सोचते हुए वंश की बाहों से अलग होती है और उसको देखते हुए कहती है, वंश कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती, लेकिन आपको अब उन लोगों के लिए खुश रहना चाहिए जो आपके साथ हैं और मॉम डैड को आप खुश होकर याद करो, क्योंकि अगर आपको वो यूं दुखी देखेंगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख सकते और आपने ही तो कहा था कि आपकी एक फैमिली नहीं बल्कि 2 और फैमिलीज हैं, तो अब आप खुद को दुखी नहीं करेंगे, ठीक है। और इतना कहकर बानी अपने पंजों पर खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को वंश के गले में लपेटकर वंश के माथे पर और उसके गालों पर प्यार से किस करती है। वंश ने भी बानी को अब तक टाइटली उसकी कमर से पकड़ लिया था ताकि बानी गिरे ना। वंश तो बानी के इस तरह खुद के करीब आने से हैरान था क्योंकि बानी ने आज तक कभी खुद आगे बढ़कर वंश को किस नहीं किया था। हमेशा
वंश ही पहला कदम उठाता था, लेकिन आज बानी वंश को अपने प्यार से ये रियलाइज कराना चाहती थी कि वो अकेला नहीं है, वो हमेशा उसके साथ खड़ी है। वंश तो बानी के इस जेस्चर से बहुत खुश हो जाता है। बानी वंश के गालों पर किस करने के बाद उसके कान के पास जाकर धीरे से कहती है, वंश, मैं हमेशा आपके साथ और पास हूँ। इतना कहकर बानी पीछे हो जाती है और एक नजर वंश को देखती है। वंश भी बानी को ही देख रहा था। बानी की नजरें जैसे ही वंश से मिलती है, वो अपनी नजरें नीचे कर वंश से दूर होने लगती है। जब वंश को महसूस होता है कि बानी उससे दूर हो रही है, तो वो उसे और टाइटली होल्ड कर लेता है और प्यार से बानी को देखते हुए कहता है, जान, आज आप खुद मेरे पास चल कर आई है, इतनी आसानी से मैं आपको नहीं जाने दूंगा। वंश की बात सुनकर बानी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। एक तो उसे पहले ही अपने किए पर शर्म आ रही थी और अब वंश का इस तरह उसे चिढ़ाना बानी को अब शर्म से और लाल करने के लिए काफी था। बानी वंश को बिना कुछ कहे बस उसके गले लग जाती है। वंश भी बानी को ज्यादा परेशान ना करते हुए उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लेता है। अब दोनों के बीच शांति थी, लेकिन दोनों के दिलों में सुकून था, खुशी थी एक दूसरे को पाकर। जरूरी नहीं हर बार शब्दों से ही बातें कहीं और समझी जाए, कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कहती है और समझाती है। कुछ देर यूं ही रहने के बाद बानी वंश से अलग होते हुए कहती है, वंश, क्या आप नहीं बताएंगे कि आप मुझे किससे मिलवाने वाले हैं? और आपको पता है ना शाम। बानी इसे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश बानी के होठों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है, जान, आप कितने सवाल करती है, और मैंने कहा था ना अब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगी आप। और अब चलिए, वरना हम लेट हो जाएंगे। और रही बात कि हम किससे मिलवाने वाले हैं आपको, तो वो आपको अभी कुछ देर में पता चल ही जाएगा, ठीक है? इतना कहकर वंश बानी के होठों से अपनी उंगली हटा देता है और बानी को देखता है, जो उसे अब नाराजगी से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वंश के इस तरह कहने और करने से चिढ़ गई हो। वैसे देखा जाए तो बानी का चिढ़ना जायज भी था। वंश हमेशा बानी को ऐसे ही चुप करा देता था और कभी भी उसे अपनी बात खत्म करने नहीं देता था। लेकिन अब बानी भी क्या कर सकती थी, वो बस वंश को नाराजगी से देखते हुए वापस रूम में आ जाती है और अपने बालों को ठीक करने लगती है, जो सोने की वजह से थोड़े बिगड़ गए थे। वो कुछ देर बाद रेडी होकर वंश के पास खड़ी हो जाती है और वंश बानी को अपने पास देखकर उसके हाथों को अपने हाथों में लिए रूम से बाहर निकल जाता है और लिफ्ट से दोनों नीचे आते हैं, जहां वंश की गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। बॉडीगार्ड्स दोनों को सेफली गाड़ी में बैठा देते हैं और खुद पीछे वाली गाड़ियों में बैठ जाते हैं। और ऐसे ही वंश की कार्स का काफिला एक बार फिर सड़कों पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दौड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय मैंशन, माही को भी घर आते आते शाम हो गई थी। वो घर आकर रूम में जाकर फ्रेश होती है और कुछ देर बाद रूम से बाहर आती है और गार्डन में बने झूले पर जाकर बैठ जाती है और आज के दिन के बारे में सोचने लगती है। दिन भर की बातें याद कर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि अब उसकी एक भाभी है जो कि बहुत प्यारी है। माही यूं ही बैठे बैठे वंश के बारे में सोचने लगती है और ऊपर आसमान में देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ कहती है, मॉम डैड, आपको पता है चिराग भाई की लाइफ में फाइनली वो लड़की आ गई जो उनका साथ हमेशा निभाएगी। आपको पता है मैं उनसे मिली, वो बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि भाई की जिंदगी में भी एक ऐसी लड़की आए जो भाई को खुश रखे, उन्हें समझे। आप दोनों के जाने के बाद मैंने देखा है भाई ने हमेशा मेरे बारे में सोचा, कभी खुद के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कभी मुझे आप दोनों की कमी महसूस नहीं होने दी और हमेशा मेरा ख्याल रखा। भाई हमेशा मेरे साथ मुस्कुराते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो खुद को कितना अकेला फील करते हैं, लेकिन कभी वो ये जाहिर नहीं होने देते। मॉम डैड, काश आप दोनों आज यहाँ होते। आई मिस यू मॉम डैड। माही ऐसे ही वहाँ बैठे आसमान की तरफ देखते हुए अपने मॉम डैड से बातें करती रहती है। ऐसे ही बैठे ना जाने उसे कितना वक्त बीत जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। माही अभी भी गार्डन में ही बैठी थी कि तभी उसका फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनकर माही एक नजर फोन को देखती है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर वो खुश हो जाती है और जल्दी से फोन उठाती है। माही कुछ कहती इससे पहले ही दूसरी तरफ की बात सुनकर माही की खुशी एक पल में गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर दुख, उदासी और ना जाने कितने ही भाव आ जा रहे थे। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे बस उस शख्स की बात सुन रही थी। कौन है वो शख्स जिसने माही को फोन किया?
ऐसा क्या कहा गया दूसरी तरफ से जिसे सुनकर माही की आंखों में आंसू आ गए? ऐसा कौन था जिसके फोन से माही खुश हुई, लेकिन फोन उठाते ही उसकी खुशी दुख में बदल गई? क्या होने वाला है माही की जिंदगी में? कौन है वो शख्स जिसे वंश बानी से मिलवाना चाहता है? कौन है वो शख्स जो वंश का पीछा कर रहा है? क्या है वंश का प्लान? क्या माही और विवान की शादी हो पाएगी? क्या वंश जान पाएगा विवान और माही के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में? क्या चिराग और जिया कभी हो पाएंगे एक? कौन है वो शख्स जिसने बानी के एक्सीडेंट की साजिश रची? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा चिराग और जिया की शादी के बारे में? जिया किसे ढूंढ रही है? क्या होगा इन सभी की जिंदगियों में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 38वां एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी अभी कहानी में बहुत कुछ है, तो कहानी के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।